जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम योजना मैगजीन कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि योजना मैगजीन हमारे एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और हर महीने योजना मैगजीन रिलीज़ होती है, उसकी पर्टिकुलर थीम होती है, उस पर बेस्ड आर्टिकल्स आते हैं और सभी आर्टिकल ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। उनको अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलता है और यही मेरी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा, विजन रहेगा, मिशन रहेगा कि आपके सामने जो योजना मैगज़ीन है उसका इस तरीके से जिस लाया जाए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो हम यहाँ पर जनवरी 2021 का जो योजना मैगज़ीन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको मैं दो भागों में डिवाइड करूँगा क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और उसको हमें कंबाइन करना है क्योंकि सिर्फ योजना मैगज़ीन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम कवर करेंगे, तभी वीडियोस का मतलब बनेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बड़ी खूबसूरती के साथ। जनवरी 2021 की जो थीम है वो है इंडिया एट 75। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है मिशन IAS 2022। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल से मतलब ये सभी के लिए जो पीडीएफ है वो फ्रीली अवेलेबल रहेगी। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है या फिर ये जो लिंक है ये लिंक पर आपको जाना है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको फटाफट रिविजन में हेल्प करेगी जिससे कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट अगर हम देखते हैं तो आज के इस वीडियो में हम चार जो भाग है उनको कवर करने वाले हैं। एक है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा है डेमोक्रेसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तीसरा है इंडस्ट्री एट 75, फोर्थ है एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एंड देन है सक्सेसफुल एंडेवर इन स्पेस। देन सेकेंड जो पार्ट रहेगा उसमें बची हुई चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलिए इन पांच जो हमारे पास कंटेंट है उनको यहाँ पर कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा वेरियस कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयर बुक, एंशियंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट। मतलब GS 1 2 3 4 पूरा वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प दिलाता है। और ये जो कोर्स है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐप पर, और इसीलिए डाउनलोड कीजिए ऐप, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रोफाइल पर जाइए, ये जो है यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो आपको प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ पर प्रोफाइल में आप जाओगे आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो दिखाई देंगे, वेरियस प्लान्स, एंड देन वेरियस प्लान्स आप परचेस कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ लोवेस्ट प्राइजेस है। मतलब बहुत लोगों को तो एक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं ये एक सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है। जी नहीं, ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। एक बार अगर आप लोगे तो आपको जितने भी ऐप पर कोर्सेस है सभी देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, हमें आज़ादी मिली कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो फ्रूट्स हमें देता है। अब क्या होता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं या फिर जब हम मेंस में आंसर्स लिखते हैं तो उसमें कभी कभार किसी भी एक फिलोसोफर के या किसी भी एक महान हस्ती के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको जैसे के वैसे डाल दिए जाते हैं और उसके सामने लिख जाता है भाई कमेंट, कि इस पर कमेंट करो, इसको एनालाइज करो कि क्या आपको कहना है। उसी तरीके से हमें ये जो हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट चैप्टर हमें देखने को मिलता है योजना का, उसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेटमेंट है, बड़ा ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, वो देखने को मिलता है। वो क्या है? देर इज समथिंग यूनिक इन दिस सॉइल which despite many obstacles has always reminded the abode of great souls। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि ये जो मिट्टी है ना, भारत की मिट्टी, इसमें कुछ यूनिक है, उसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ हटके हैं। इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं, इतनी सारी जो फॉरेन जो इन्वेजन है वो यहाँ पर हुए हैं, इतनी सारी फॉरेन हस्तियाँ यहाँ पर आई है जिन्होंने रूल यहाँ पर किया है, शासन यहाँ पर किया है, किसी किसी ने लूटा है, किसी ने इसको कुछ दिया है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्रेट सोल है उसकी हमेशा याद ये मिट्टी जो है वो दिलाती है, उसके लिए एक खासियत हमें देखने को मिलती है। तो ये बात यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही है, ये आप ऐसे में ज़रूर कोट कर सकते हो अगर आपको इंडिया के ऊपर या फिर इंडिया एट 75 इस तरह के कोई आपको ऐसे जो है वो पूछा जाता है। अब देखिए, और एडजेक्टिव अगर हम देखते हैं अगस्त, क्योंकि अगस्त में हमें क्या मिली है? हमें फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस मिला है, मतलब है रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, समथिंग स्पेशल। तो स्पेशली हमें यहाँ पर मिला।
जो मंथ ऑफ अगस्त है उसको सिग्निफाई किया जाता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, एक बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके का दिन, एक स्पेशल दिन। 5 years प्रायर टू दैट, 5 साल पहले, जो अगस्त 1947 है, 5 साल पहले अगर हम देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी। डू और डाई, ये जो एक स्लोगन है, ये यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त को दिया गया था। अब देखिए, आप बोलोगे कि ये जो चीज़ें हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये हम क्यों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्यों यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखो तो हमें जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपांड की गई थी, कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया था, क्रिप्स प्रपोजल जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो 8 अगस्त 1942 यहाँ पर क्विट इंडिया रिजोल्यूशन आया था, यही इसका जवाब है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो आते हैं और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पर 8 अगस्त क्विट इंडिया रिजोल्यूशन है ना। 5th ऑफ दिस मंथ कंस्ट्रक्शन जो है राम टेम्पल का अयोध्या में वो भी कमेंस्ड किया गया है ना। मतलब ये जो है ना हमें देखने को मिल रहा है जब हम ये जो मैगज़ीन है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट डे में आ जा। देन उसके बाद यहाँ पर जो इवेंट्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर सभी यहाँ पर लेसन्स जो है वो हमें मिलते हैं कि आज के टाइम हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमें क्या देती है, हिस्ट्री हमें देती है सीख, हिस्ट्री हमें देती है टीचिंग्स जो हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिया का इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं, इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है ये सिर्फ कॉलोनियल ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना था क्या? नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे डार्क जो एजेस है वो हमें देखने को मिले हैं। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया ऐसा नहीं है, कई सारे जो लोग हैं वो आए हैं और उन्होंने शासन किया है भारत पर, उन्होंने लूटा है भारत पर। मतलब अगर हम देखते हैं तो जो इन्वेजन है मोहम्मद गजनी का, वहाँ से लेकर कई सारे इन्वेडर्स, कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे कॉलोनीज जो है वो हमें इंडिया में आते हुए देखने को मिले हैं, जिन्होंने भारत को बुरी तरीके से लूटा है। अब यहाँ पर ब्रिटिशर जो है वो तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है, जैसे खुद बोल रहे हैं भाई साहब कि यूपीएससी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हमें याद रखना है और रखते जाना है। क्या बात है। सोशो कल्चरल इकोनॉमिक लैंडस्केप जो हमारे देश का, ब्रूटली उसको एक्सप्लॉइट किया गया, ब्रूटली जो मासेस है उनको एक्सप्लॉइट किया गया है ना। इंडिया के इन्वेजन की बात अगर हम करते हैं तो इन्वेडर्स जो है उन्होंने भारत को लूटा है बुरी तरीके से। जो बिलोंगिंग्स है ना, कि एक होता है ना कि यार ये हमारा देश है, इसकी जो एक बिलोंगिंग है वो यहाँ पर एक्शन में काफ़ी मिसिंग हमें देखने को मिलती थी। और इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर शासन कर पाए हैं वो इसी के वजह से कर पाए हैं, क्योंकि उस वक्त जो शासन चल रहा था, उस वक्त जो शासन हमें देखने को मिल रहा था, एक होता है ना कि भाई देशभक्ति है, वो यहाँ पर लैक कर रही थी। हर कोई अपने अपने जो एरियाज़ है उन पर यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करता है, हर एक अपना अपना एरिया जो है उस पर शासन करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो ब्रेव रेजिस्टेंस है, कई सारे, ऐसा नहीं है कि भाई जो बाहर की लोग आए हैं, इन्वेडर्स आए हैं, उनको कोई रेजिस्टेंस मिला ही नहीं है भारत की तरफ से। कई सारे ऐसे महान जो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस उनको दिया है, जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, रानी लक्ष्मीबाई है ना। तो ऐसे कई सारे हस्तियां हैं जिन्होंने कई रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए हैं। और अगर आपने देखा हो तो जो मुगल्स हैं उनको जो टक्कर दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई की थी, तो जो मुगल्स हैं, जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे, उनको भी काफ़ी एक धक्का जो है वो लगा था। मोर एवर जो मीर जाफ़र है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो इंडिया जो है उसको पोवर्टी, बैकवर्डनेस, उस पर ढकेल दिया गया जो शासन करने आए थे बाहर से उनके द्वारा। लॉन्ग डार्क पीरियड में इंडिया ने अपना सोल, इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर खो दिया। लोग जो है अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे थे, कैसे यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं वो डिस्कवर कर रहे थे। देन उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है। फ्रीडम स्ट्रगल ने लोगों को साथ में लेकर आई, एक ओन डेस्टिनी, एक मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि एक जो नेशनलिज्म होता है वो भावना यहाँ पर उत्पन्न की। इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पर निकल कर आती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे जो मूवमेंट्स है वो निकल कर आते हैं, राइट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू होम रूल लीग बोलिए। देन उसके बाद जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 1930 का दांडी मार्च बोलिए। देन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट बोलिए, अलग अलग रिजोल्यूशंस बोलिए, है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़े और देन हमको यहाँ पर आज़ादी मिली है।
क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट रही है। ये अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को, है ना, यही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो उसके बाद यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चेंज हो गई। डू और डाई, ये जो यहाँ पर स्लोगन दिया गया था गांधी जी के द्वारा, वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से क्वेश्चन जो है, ये तो योजना मैगजीन जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं तो मेंस ओरिएंटेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। दोनों के लिए यहाँ पर काम है। इनफैक्ट अगर आप इंटरव्यू में भी जाओगे तो इंटरव्यू में भी ये जो चीज़ें हैं आप कोट कर सकते हो। गांधी जी का अगर हम व्यू देखें तो गांधी जी जब से वो भारत में आए 1915 में वो भारत में आते हैं, गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल पर स्ट्रेस किया है और नए यहाँ पर जो पाथ है वो निकाले हैं। वो भली अहिंसा हो, है ना, अहिंसा की तरफ वो बढ़ रहे थे, सत्याग्रह की तरफ वो बढ़ रहे थे। जो अप्रोच है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो प्रेशर में आ गए कि भाई मार नहीं रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गए। निगोसिएशन पावर जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया की बढ़ गई। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मतलब जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके साथ समर्थन बोल दिया था बिना कोई कंसल्टेशन के इंडियंस के साथ। और उसके बाद से तो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो गई थी। जैपनीज़ इन्वेजन, यहाँ पर जो जैपनीज़ इन्वेजन है वो यहाँ पर हो जाएगा, इस डर से जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। और उसी सिलसिले में हमें क्रिप्स मिशन बोलिए ये भी देखने को मिलता है। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स में क्या दिया गया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने देखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कोर्स, उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर है ताकि आपको क्रिप्स मिशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यही है कि मतलब योजना मैगजीन जो है उसके साथ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे जिससे कि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए, 360 डिग्री व्यू मिल जाए। इंडियन यूनियन डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर होना चाहिए। फ्रेश इलेक्शन जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी जो है यहाँ पर सेटअप की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा दो कंडीशंस पर। एक तो इंडियन प्रोविंस जो है एक्सेप्ट नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन को तो सेपरेट हो सकती है, सेपरेट यूनियन। और ट्रीटी जो है टू बी निगोशिएटेड ट्रांसफर ऑफ पावर। और उसी के साथ यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंप्लीट कंट्रोल रहेगा डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस पर, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। देन फ्रीडम स्ट्रगल जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स एक्शंस ये सब हमें देखने को मिलते हैं। मॉडरेट जो थे दादा भाई नौरोजी बोलिए, मेहता बोलिए, है ना, ये बेसिकली क्या कर रहे थे? मॉडरेट्स थे। हमें दो देखने को मिले, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स अगर आप देखोगे तो वो पर्चियाँ लिख रहे थे ब्रिटिशर्स को कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे जो यहाँ पर एक्सट्रीम एक्शन, बोल्ड एक्शन जो है वो लेने के लिए तैयार थे। कुछ रिवोल्यूशनरीज थे जैसे भगत सिंह हमें देखने को मिलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने आईएनए जो है उसकी स्थापना की थी, है ना। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं, वेरियस जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने वेरियस मीन्स अपनाए, लेकिन मोटिव जो है वो ये था कि भाई भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। किंगडम्स और प्रोविंसेस, कई सारे किंगडम्स जो है उसमें भारत बटा हुआ था, कई सारे किंगडम्स थे, कई सारे प्रोविंसेस थे। अब उनको भी ये बोला गया था कि भाई आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप भारत को ऑप्ट कर सकते हो या तो आप पाकिस्तान की तरफ, जो क्योंकि पार्टीशन हो चुका था उस टाइम पे, तो या तो आप इंडिया में मिक्स हो सकते हो या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके द्वारा बहुत सारे जो प्रोविंसेस है, मतलब 550 के आसपास प्रोविंसेस जो है वो हमें प्रिंसी स्टेट देखने को मिलते थे, वो जो है वो कई सारे इंडिया में मिक्स हो गए। और कुछ ऐसे ये थे कि जो जिनको पाकिस्तान में जाना था क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, राजा है, वो हमें इस्लामिक देखने, मुस्लिम्स देखने को मिल रहे थे। और कुछ ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट जो है वो रहना पसंद करते थे, उसमें से एक हमें कश्मीर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिर कश्मीर जो है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हमारे अंदर ले लिया जाता है ना। तो इस तरीके से जैसे हैदराबाद जो है उसको भी एक्शन जो है वो लिया गया एंड देन उसके बाद इंडिया में शामिल किया गया। तो इस तरीके के किंगडम एंड प्रोविंसेस कई सारे थे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वेरियस किंगडम्स, टेम्पल जो है वो की इंस्ट्रूमेंट थे कल्चरल होमोजिनिटी के। भले ही यहाँ पर कई सारे प्रिंसी स्टेट देखने को मिलते हो लेकिन स्टिल वहाँ पर एक होमोजिनिटी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। क्यों वो इंडियंस बने, क्यों भारतीय बने? एक होमोजिनिटी थी, है ना। फॉरेन इन्वेडर जो है उन्होंने कई सारे कल्चरल फैब्रिक हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, हमें लूटा, हमें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से आज अगर आप देखोगे तो कई सारी हमारी ऐसी लाइब्रेरीज़ रही है, कई सारे लाइब्रेरीज़ रही है जिसको पूरी तरीके से जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन लाइब्रेरीज़ में इस तरीके का ख़जाना था ज्ञान का, नॉलेज का, कि अगर वो मिल जाता तो क्या से क्या हो जाता था। लेकिन वो सारा ज्ञान जो है वो जला दिया गया, वंचित रखा गया इन्वेडर जो है उनके द्वारा। तो आप समझ सकते हो कितना बुरा यहाँ पर अवस्था हुई है।
गजनी का अटैक, मोहम्मद गजनी ने फेमस सोमनाथ टेम्पल जो है उसको यहाँ पर अटैक किया था। 925 साल लगे उसको फिर से रिबिल्ड रिस्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोमनाथ टेम्पल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत, तो सोमनाथ टेम्पल जो है देवपथन कहा जाता है, जो यहाँ पर वेरावल सौराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर हम गुजरात देखते हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। और फर्स्ट अमंग 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स जो है शिव जी के, वो हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड टेम्पल है जो बिल्ड किया गया सेम साइट ऑफ यदव किंग जो वल्लभी अराउंड 649 सी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रेजेंट टेम्पल है रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जो चालुक्य स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है, 1951 में कंप्लीट हुआ। प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी चेयरमैन हमें देखने को मिले हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। तो ये न्यूज़ में भी था, इसलिए इस मंदिर के बारे में आपको पूछा जा सकता है। देन उसके बाद कुछ यहाँ पर लोग जो है वो ये कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब ब्रिटिशर से आप समझ लो उस तरीके के लोग हैं, वो कहते हैं कि यार इंडिया के लिए जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर राज किया तो काफ़ी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसकी वजह से इंडिया जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, इंडिया को उसकी वजह से कई सारी चीज़ें मिली। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ब्रिटिशर्स है, उन्होंने नियरली टैक्स, ट्रेड, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर्स ड्रेन किए इंडिया से लेकर गए। अगर आप 1765 से लेकर 1938 देखते हो तो डिफरेंट वेज में इतना सारा पैसा लेकर गए। सोचिए इतना सारा पैसा अगर इंडिया में ही इन्वेस्ट होता तो क्या हो जाता, है ना। मतलब इतना सारा पैसा अगर इंडिया में इन्वेस्ट होता तो इंडिया की स्थिति जो है वो कुछ के कुछ होती। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर छोड़ के गए थे तो पर कैपिटा इनकम जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर था। जो इंडिया का इनकम है वो ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 1/5 ड्रॉप हो चुकी थी। तो इतनी बुरी अवस्था जो है वो इंडिया की, लिटरेसी रेट एकदम ना के बराबर था। तो इस तरीके की हालत जो है इंडिया की थी जब वो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। वहाँ से जब ऑलमोस्ट इंडिया के पैसों पर यूरोप जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, सिविलाइज्ड हो चुका था, किसकी भीख पर, इंडिया की भीख पर। तो वो अब यहाँ पर इंडिया को बोल रहा है कि नहीं यार इंडिया जो है वो तो गरीब है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री। अरे भाई क्यों, अगर तुमने जितना पैसा यहाँ से लूटा है वही अगर इंडिया में इन्वेस्ट होता, आज इंडिया जो है सुपर पावर होता, है ना, इकोनॉमिक सुपर पावर हाउस यहाँ पर बनकर उभरता अगर वो इंडिया में ही पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता। ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंसेस जो हमें देखने को मिले हैं वो हमारे लिए लेसन है कि भाई यहाँ पर जो हमने डिवाइड झेला है, आज अगर हम इसी तरीके से अगर डिवाइड होते रहेंगे तो हम गिरते रहेंगे। हमें यहाँ पर यूनाइटेड रहना है। इमोशनल इंटीग्रेटेड इंडिया जो है बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट जो है, यहाँ पर चैलेंजेस जो भी आते हैं उससे फेस करने का इंडिया के पास एक वर्चस्व है। उसी के साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक राइटियस है, गवर्नेंस का, इक्वालिटी को अपहोल्ड करना, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी की इंडिया जो है वो एक सुपर पावर यहाँ पर बन सकता है। प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर में इकोनॉमिक पावर जो है वो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है हमारा उसको पूरी तरीके से यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, ये भी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है, उसने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से फंक्शनिंग करना चाहिए। हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है, भले ये सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के बजाय हम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। क्यों फंक्शंस कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भले ही अलग अलग है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग। जुडिशरी का काम क्या है? लॉ ऑथेंटिकेशन। एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन कभी कभार जो ये होता है, क्या कहते हैं हम उसको, ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी कभी लॉ बना देता है, मतलब ये इसके अंदर घुस गया। जो जुडिशरी है वो भी कभी कभार लॉ बना देती है ना, जिसको हम जुडिशल एक्टिविज़म कहते हैं। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। तो मतलब क्या है कि एक दूसरे के इसमें घुस सकते हैं। तो इतना सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, इसलिए हम उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। इन्होंने इफेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। और इसीलिए जो मोटो है हमारा, परफॉर्म एंड पेरिश, इस तरीके से परफॉर्म और पेरिश, है ना, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये सभी इंडिविजुअल, सभी इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई होता है। हमारी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करो, बिल्ड करो, यूनाइटेड और प्रॉस्परस इंडिया जो है उसको यहाँ पर बिल्ड करो। तो ये हमारा मोटो जो है वो रहना चाहिए। तो ये हमें देखने को मिला 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर ये हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और जाते हैं डेमोक्रेसी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तरफ। देखिए डेमोक्रेसी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर हम देखते हैं तो डेमोक्रेसी की अलग अलग डेफिनेशंस हमें देखने को मिलती है।
अब ये डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ये इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ये बहुत इजी है, इसलिए बहुत सारे लोगों को यही पता होता है कि ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब लोग जो है वो हमारे यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर है। और ये हमारे यहाँ पर प्रीएम्बल में भी देखने को मिलता है। वी द पीपल से शुरुआत होती है कि भाई लोग जो है वो सोर्स ऑफ पावर है यहाँ पर, है ना। डेमोक्रेसी जो उसका रियली मीन क्या होता है, नथिंग मोर और लेस देन रूल ऑफ होल पीपल। यहाँ पर जो लोग हैं उनका शासन, उनके द्वारा किया गया शासन, न ज़्यादा न कम, उनके द्वारा किया गया शासन, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जो एक्सप्रेस करता है सोवन विल बाय देयर वोट्स, उनके वोट्स के द्वारा यहाँ पर उनकी जो विल है कि कौन शासन करेगा, किस तरीके से शासन करेगा, वो देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग। डेमोक्रेसी जो है गवर्निंग का एक कोई रास्ता नहीं है, वेदर बाय मेजोरिटी और अदरवाइज, बट प्राइमरली वे ऑफ डिटरमाइनिंग हु शैल गवर्न एंड ब्रॉडली टू व्हाट एंड्स। कौन गवर्न करेगा, कौन शासन करेगा और किस हद तक शासन करेगा, ये देखना, ये होती है डेमोक्रेसी। तो अब डेमोक्रेसी की मीनिंग आपको समझ में आ गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आइडिया जो है डेमोक्रेसी का ब्रिटिश इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरीके से इवॉल्व होता है। महात्मा गांधी जो उनका क्या था डेमोक्रेसी पर बोलना। डेमोक्रेसी जो है ये आर्ट ऑफ साइंस मोबिलाइजिंग एंटायर फिजिकल इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, कि हम पूरे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर लेकर आए और उस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए यहाँ बेहतर तरीके से काम कर सके, उनको सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके। गांधीयन कॉन्सेप्ट था सेल्फ रूल का, खुद का शासन, मतलब स्वराज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये रियल डेमोक्रेसी गांधी जी के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नेहरू अगर हम देखते हैं तो उनका डेमोक्रेसी पर क्या बोलना था, डेमोक्रेसी इफ़ इट मीन्स एनीथिंग मीन्स इक्वालिटी। जो नेहरू है, देखिए नेहरू जी जो है वो बहुत ज़्यादा गांधी जी के विचारधारा पर चलते थे, इसलिए स्टार्टिंग का फेज़ अगर हम देखें, जो हमने इंटरनेशनल रिलेशन हमारा कोर्स है उसमें हमने देखा हुआ है कि जो नेहरू की फिलॉसफी थी या नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी वो मोस्टली गांधी जी के नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी, डिसआर्मामेंट पर बेस्ड थी। फिर जब इंदिरा गांधी जो है वो यहाँ पर आती है पिक्चर में, तो उसके बाद फिर टिट फॉर टैट जो है वो शुरू होता है कि भाई अगर तुम हमला कर रहे हो भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, इस तरीके से, है ना। तो डेमोक्रेसी अगर नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मतलब इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ पोजीशन ऑफ वोट, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यही चीज़ हमें आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, आर्टिकल 16 भले ये हमारे एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड है, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर जो इक्वालिटी है वो परसेप्शन देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट में भी। कराची रिजोल्यूशन आता है 1931 में। कराची सेशन जो है उसमें विजन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ जो इलेक्शन है वो होल्ड करना नहीं, लेकिन यहाँ पर इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको भी बिल्डअप करना, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसको यहाँ पर बिल्डअप करना, ये हमें देखने को मिलता है। जो फ्रेमर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंस्पायर्ड हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमें अडल्ट सफरेज में इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब जो भी 18 साल के पहले तो 21 साल था, लेकिन बाद में उसको कम कर दिया गया, जो भी 18 साल की उम्र के ऊपर है वो सभी यहाँ पर वोट कर पाएंगे, वो डिसाइड कर पाएंगे। जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी है ना कि भाई कौन वोट करेगा, हु शैल गवर्न, कौन गवर्न करेगा, ये यहाँ पर देखा जा सकता है। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डिसाइड किया डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर रहेगी। देन उसके बाद सिस्टम जो है कैरेक्टराइज की जाती है 3 एलिमेंट्स पर। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला है हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी है भाई, यहाँ पर किसी के अंडर में हम काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है इकोनॉमिक एजेंट्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये फ्री है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से। जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यही हमें हमारे फंडामेंटल राइट में भी देखने को मिलता है कि हर किसी को प्रीच करने का अधिकार है ना, मतलब सेक्युलरिज्म जो हमें देखने को मिलता है, जो प्रीएम्बल में भी आता है। कंपटीशन जो वेरियस ऑर्डर पर बेस्ड है, डज नॉट एंडेंजर इंटीग्रेशन, लेकिन ये हेल्प करती है। जो कंपटीशन है वेरियस ऑर्डर्स में वो इंटीग्रेशन का काम करती है। मतलब जैसे समझ लो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रही है, तो ये हमें देखने को मिलता है। जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी की इनकम्प्लीट है जब तक सोशल और इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में उसको ना देखा जाए, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी पॉलिटी यहाँ पर पॉजिटिवली, डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर क्या करती है, कुछ अधिकार प्रोवाइड करती है, कुछ अधिकार ग्रांट करती है, असर्ट करती है, मेंटेन करती है। क्या है, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना, गवर्नमेंट का अपोज करना, अपना एक ओपिनियन रखना, अपना एक एक्सप्रेशन जो है वो फ्रीली देना, ये यहाँ पर डेमोक्रेसी ही दे सकती है। यहाँ पर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट दे सकती है क्या, नहीं दे सकती है। दूसरा,
जो गवर्नमेंट है उनको चेंज करने का अधिकार, कि अगर लगे भाई तुमसे ना हो पाएगा तो उसको चेंज करने, डिसअप्रूव करने, कैसे करते हैं, वोट देकर। देन उसके बाद यहाँ पर आर्बिट्री इंटरफेरेंस जो होता है अथॉरिटीज़ का, आर्बिट्री इंटरफेरेंस मतलब क्या, मनमानी करना। कोई अगर मनमानी कर रहा है तो भाई रोका जा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट करते हैं। कैसे करते हैं, एज पर आर्टिकल 32, एज पर आर्टिकल 226 क्या होता है, प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। जो रिट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के, ड्यूटीज़ टू द स्टेट्स, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हमें देखने, ये भी फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है। माइनॉरिटीज़ वो इक्वल जस्टिस प्रोटेक्टेड है। इक्वल ट्रीटमेंट जो है गरीबों की एज वेल एज रिच, प्राइवेट पर्सन हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, इक्वल ट्रीटमेंट जो यहाँ पर देखने को मिलती है, भली कागजी पन्नों पर लेकिन है। राइट टू होल्ड अनपॉपुलर बिलीफ, मतलब समझ लो कि अगर मेरा कोई बिलीफ है कि ये गलत है और सब लोग उसको सही मानते हैं, लेकिन मेरा बिलीफ है गलत है, तो मैं होल्ड रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को फांसी हो जाएगी, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब एथिकल फाउंडेशन अगर हम देखें डेमोक्रेसी का, ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल फाउंडेशन क्या है, यहाँ पे प्रीलिम्स में सीधा आ सकता है कि एथिकल फाउंडेशन कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना चाहिए, कि यहाँ पर भले ही कोई भी आपका बिलीफ हो, है ना, म्यूचुअल, ऐसा नहीं कि चल निकल निकल निकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का काम करते हैं। सोशल इक्वालिटी, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी है इक्वालिटी का, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्पेस में, सोशल स्पेस में, है ना, कि उसका कैसा भी बैकग्राउंड हो लेकिन स्टिल उसको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो मेजॉरिटी है उसका डिटरेंस, डिसीजन जो है यहाँ पर खुद के कंसिडरेशन से लिया जाना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के कंसिडरेशन से लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी बोल रही है उस तरीके से चलो। इंटीग्रिटी, यहाँ पर जो प्रॉपर प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं, जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ काम करे, वो एक इंटीग्रिटी के साथ काम करे, है ना। देन पावर, यहाँ पर जो पब्लिक है उनको यहाँ पर पावर है, फॉर द पब्लिक ऑफ द पब्लिक, है ना। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो समझ लो कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई या वो कुछ भी कर सकता। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर नहीं हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी ना, हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहने की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, वो तो रहना बाध्य है। देन उसके बाद वेलफेयर स्टेट्स, लोगों का वेलफेयर यहाँ पर होना चाहिए। हमारे डीपीएसपी में देखने को मिलता है ना, कि वेलफेयर जो है वो यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी एंड इफेक्टिवनेस रहना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती है एथिकल फाउंडेशन। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रही है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी क्या हो रही है, नीचे जा रही है। इसलिए हमें डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इंडिया ने मैनेज किया कि डेमोक्रेटिक पाथ पर वो सही तरीके से रहे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिज़ाइन की गई है, सही इंस्टीट्यूशंस जो है वो चल रहे हैं, ग्रेट जो केयर है वो ली जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ समस्याएं ऐसी है जिसकी वजह से मॉडर्न डेमोक्रेसी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। पहला तो है भाई रैम्पेंट करप्शन। करप्शन जो है सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर खस्ता होती जाती है। डेमोक्रेसी यहाँ पर करप्शन से जूझ रही है। करप्शन जो है वो यहाँ पर सभी लेवल पर, मतलब पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, कॉर्पोरेट सेक्टर, सभी लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। और करप्शन जो है साइन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, इंस्टीट्यूशनल डीके का। जो ये चैलेंज जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, सिविल सर्वेंट्स है, बिजनेस हाउसेस है, उसमें जो नेक्सस है, अनहोली नेक्सस जो देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ साल में क्या हुआ है, जो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, गवर्नेंस है, उसमें करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है। जो सिविल सर्वेंट्स है वो यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे, इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिली भगत से सब कुछ बेकार होता जा रहा है। क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का। जैसे मतलब जो क्रिमिनल है अब उसको कहीं काम नहीं मिल सकता है तो चलो भाई पॉलिटिक्स में चल जाते हैं। इस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है इलेक्शंस में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब समझ लीजिए अगर एक बीजेपी है, यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी को समझ लीजिए 90 MLAs मिले और कांग्रेस को समझ लीजिए कि 91 MLAs मिले। अब यहाँ पर जो सरकार है वो बनाने के लिए 95 MLAs चाहिए। तो मतलब बीजेपी को चाहिए +5 और कांग्रेस को चाहिए +4। तो ये क्या करेंगे, इधर से खरीदने की कोशिश करेंगे, ये इधर से खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से MLA की हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिसयूनिटी जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन जो यहाँ पर हो रहा है कम्युनिटीज़ के बीच में, उसकी वजह से यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल होता जा रहा है। डेमोक्रेसी जो है वीक होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है
है ना। तो ये सारे समस्याएं आ रही है जो डेमोक्रेसी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। तो ये आप आपके आंसर्स में जो है वो कोट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारा खत्म होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडस्ट्री एट 75। तो यहाँ पर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो इंडस्ट्री जो है 75 मतलब जो 75 साल है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स जो है वो आते हैं, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तहस नहस कर देते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे तहस नहस हुई है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारे लेक्चर्स हैं MM अकेडमी ऐप पर उसमें देखा हुआ है कि भाई हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा चलते थे यूरोप में। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्योंकि उनको उनके जो खादी है, उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो हमारे यहाँ पर चलाने थे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से कॉटन जो है, रॉ कॉटन, वो सस्ते दामों में वहाँ पर लेकर गए, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनाए, फिर वहाँ से यहाँ पर लेकर आए। अब यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट है वो जब वहाँ जा रहा था तो उस पर बड़े बड़े जो ड्यूटीज़ है वो लगा दी, जिससे कि जो पहले 10 रुपये में अगर फॉर एग्जांपल हो रहा हो, अब वो 300 रुपये का हो चुका था। लोग खरीदेंगे, ये 300 रुपये का नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो गई। सेम उसी तरह यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किया, जिससे कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई अब तुमको टाई वाई कोट गीट ये पहन के चलना पड़ेगा। तो अब इंडियंस ने फॉरेनर्स का जो माल है वो ख़रीदना शुरू कर दिया। गांव में फिर भी नहीं पहुंच रहा था, तो गांव में नहीं पहुंचा, ट्रेनें लेकर आ गए, रेलवे लेकर आ गई, तो गांव गांव तक अब उनका सामान पहुंच गया था। इस तरीके से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सामान पूरी तरीके से उन्होंने तहस नहस कर दिया था, है ना। तो पॉलिसीज इस तरीके से उन्होंने लेकर आए थे। उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया ने 5 ईयर प्लान लेकर आए, जिससे कि अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पर डेवलपमेंट पर था। सेकेंड प्लान अगर हम देखते हैं तो उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी, है ना। थर्ड प्लान जो है फर्स्ट एंड सेकेंड वन हेल्प किया कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में बिल्डअप हो सके। इस तरीके से हमें इंडस्ट्रीज़ का बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलता है। देन 1991 के बाद हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखने को मिलता है, LPG जो हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया था। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो तो अपने आप बढ़ोतरी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया करंट सिचुएशन। अब ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आंकड़े हैं ये सारे के सारे ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, इसलिए आप ये कोड भी कर सकते हो आंसर्स में भी। उसी के साथ साथ इस पर आपको क्वेश्चन सीधा आ सकता है प्रीलिम्स में भी, और इंटरव्यू में भी आप कोड कर सकते हो। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर हम देखते हैं तो इतना हमें देखने को मिलता है। ये पूरे आंकड़े आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर रजिस्टर्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं तो वो 7.7% बिटवीन 13 से लेकर 18 तक हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने सेवरल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, उसमें मेक इन इंडिया प्लान देखने को मिलता है, मुद्रा योजना देखने को, स्टैंड अप इंडिया, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़े। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो यहाँ पर बेहतर हमारी रैंक हुई है ना। मैसिव रिकैपिटलाइजेशन, जो पैसा प्रोवाइड करना है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं, है ना, मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करना मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। DIPP जो है उसने यहाँ पर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एनहांस किया है, जिससे कि और बेहतर परफॉर्मेंसेस निकल कर आई है। मतलब समझ लो कि यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी जंप किया है। अगर हम देखें तो मतलब 66 रैंक बोलिए वहाँ तक, बाद में फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ऐसे ही ये हो गया लेटेस्ट इसमें कि चलो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसमें कुछ घपले हो रहे हैं, कंट्रीज़ उसमें इन्फ्लुएंस कर रही है, इसलिए उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था एक साल, चलिए गैप गिर गई थी। तो इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आया, लिबरलाइज्ड होने की वजह से, उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होने की वजह से, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है इंडियंस के द्वारा। तो ये फ्लो होने की वजह से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आएगी तो अपने आप बेहतर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ निकल रही है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया वेरियस वेंचर्स जो है वो लेकर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अच्छे तरीके से ग्रो होना चाहिए, जो प्लान है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल 4 जो कहा जा रहा है, इंडस्ट्री 4, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हम बोलते हैं, ये सही तरीके से होना चाहिए। कैसे होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से होगा। अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, पहला है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, रेगुलेटरी रिस्क, पॉलिसी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि नहीं यार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई भरोसा क्या है कि हमारी बढ़ोतरी होगी, या फिर अगर कोई केस हो जाता है तो इंडिया तो यहाँ पर जैसे वोडाफोन का भी बीच में हुआ था, है ना, कि इंडिया जो है वो कभी भी कोई भी रूल लेकर आ जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं, साइक्लिक स्लो डाउन जो है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट 2011-12 सिंस, है ना, तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर हमें जो इशू है वो देखने को मिलता है, स्लो डाउन।
देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन जो है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए। तो इंडस्ट्री 4 में हम कैसे बढ़ पाएंगे? डेटा सिक्योरिटी बोलिए, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। रिलायबिलिटी जो है डेटा पर, वो बोलिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है इनसफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड के इसमें, है ना। मतलब क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट जो है, मतलब हमारा प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो भी इंसफिशिएंट रह रही है। जो डूइंग बिजनेस है उसमें भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई तुम शुरू तो कर सकते हो बिजनेस, चलाने में दिक्कतें होती है। एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, कंस्ट्रक्शन परमिट बोलिए, टैक्सेस पे करना बोलिए, काफ़ी मुश्किल जो है यहाँ पर जा रहा है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है इंडस्ट्री के लिए? डिमांड जनरेशन। डिमांड को जनरेट करो ताकि लोग और इन्वेस्ट करें, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बढ़ाओ। जो गवर्नमेंट है उन वो क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले कर सकती है। मेगा पब्लिक प्रोजेक्ट जो है, जैसे सागरमाला, भारतमाला, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्टिमुलेट करेगी अपने आप मैन्युफैक्चरिंग को। इसलिए यहाँ पर जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा आए, उनको आसानी हो कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है करना। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवे और फ्रेंच मल्टीनेशनल एल्स्टॉम के बीच में, वो एक गुड एग्जांपल है कि मेगा प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ पर फंस गई है अभी, है ना। वो कितने पहले से सैंक्शन हुआ था। प्रोजेक्ट जो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र यहाँ पर अनेबल करता है इफेक्टिव तरीके से। उसी के साथ यहाँ पर डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे, सभी में यहाँ पर बेटर तरीके से हो सकता है। पोर्टल जो है सेटअप किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है उसको मॉनिटर किया जाए थ्रेशोल्ड के आगे, कि भाई यहाँ पर ये कंप्लीट होना था लेकिन ये तो स्ट्रेच होता जा रहा है। मतलब समझ लीजिए 10-10, 20-20 साल प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रेच होते हैं, बनते नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? तो स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज किया जाना चाहिए, कंट्रीब्यूट करो इसमें। नीति आयोग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन ऑफिस जो है वो यहाँ पर सेटअप किया जा सकता है। कैन हेल्प सेटअप द पोर्टल, ये हेल्प कर सकते हैं DMEO की पोर्टल जो है वो सेटअप हम कर सकें, है ना। इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है, जिससे कि सारी चीज़ें वो देख सके। मतलब पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट आए हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन करना है अलग बात है, लेकिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराना, इसके लिए भी एक पोर्टल जो है वो रहना चाहिए, जिससे चीज़ें बेहतर हो सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो एड्रेस करना चाहिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है भाई, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाती है। लॉजिस्टिक जो है उसको भी यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि लॉजिस्टिक नहीं रहेगा तो फिर चीज़ें जो है वो अच्छे फ्लुएंटली नहीं, स्मूथली नहीं हो पाएगी। तो वेयर हाउसिंग बोलिए, अदर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बोलिए। नीति आयोग जो है वो यहाँ पर स्टेट के साथ काम कर सकती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पर बना सके, जो एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज़ है वो डेवलप कर सके। कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि वो फैक्ट्री परमिशन एंड कंप्लायंसेस यहाँ पर लाए। तो ये क्या होगा, इससे टाइम बचेगा। नहीं तो अभी कंप्लायंसेस में इतना टाइम चल जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो आ जाता है। मतलब समझ लो ब्रैड पिट बोल देगा कि मैं 100 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन वो बोलता है समझ लीजिए 2021 में, लेकिन 2030 तक तो सिर्फ सैंक्शनिंग ही चलती रहती है कि इसको सैंक्शन करना है नहीं करना है। उसका भी मूड बदल जाता है, 100 करोड़ साला मेरे ऐसे ही पड़े, मैं USA में लगा देता हूँ, USA में रिटर्न तो भी मेरे को ज़्यादा मिल जाएंगे। ये समस्याएं आती है ना। डिस्क्रिशनरी पावर, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़, जॉब लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से। देन एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। ई कॉमर्स जो है वो यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है, तो उसको यहाँ पर डिमांड जनरेट करो, मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो। तो ये ई कॉमर्स की तरफ ध्यान दो, ये हो सकता है। उसी के साथ साथ कमिटी चेयर्ड बाय CEO, नीति आयोग जो है ई कॉमर्स रिलेटेड इंडस्ट्री से इश्यूज़ जो है वो निकालो, यहाँ पर सॉर्ट आउट करो उसको, है ना। तो ये यहाँ पर हो सकता है। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डिजिटल एजुकेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी बूम हो रहा है, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर रहना बहुत ज़रूरी है। डिजिटलाइज पेमेंट करना, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया की क्वालिटी स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज़ करना है, क्योंकि अगर हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है तो क्वालिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बाहर के लोग हमारे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं, क्वालिटी नहीं मिलती, क्वालिटी मिलना चाहिए। लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन जो इंडिया के एक्सपोर्ट को अफेक्ट करता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MSME जो, उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल बिजनेस रिसर्च प्रोग्राम जो है, कुछ मिनिस्ट्री R&D को, देखिए R&D बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो चीज़ें हैं वो स्टैगनेंट रहेगी, वो बेहतर नहीं हो पाएगी। देन एक्सपर्ट कमेटी जो है उन्होंने एग्जामिन करना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक पेन पॉइंट, क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, वो सब यहाँ पर करना चाहिए। मेगा पार्क जो है वो यहाँ पर एकोमोडेशन वहाँ पर होना चाहिए। मेगा पार्क मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेटअप होने चाहिए जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इंडस्ट्री 4.0 अगर हम देखें तो इसमें डिजिटलाइजेशन को इंक्रीज़ करना, जो प्रोडक्ट है उसको इंटरकनेक्शन करना, वैल्यू चेन करना, बिजनेस मॉडल लाना, ये सब यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 में हमें देखने को मिलता है, जिससे कि इंडस्ट्री जो है उसको पुश मिले। इंडस्ट्री को पुश मिलेगी अभी डिजिटल वर्ल्ड से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडस्ट्री 4.0 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसके पूरे फीचर्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल जो है उसमें एक माइंड मैप के थ्रू शेयर किया हुआ है, ठीक है। लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को इनवाइट करना वेरियस सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल बोलिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बोलिए, केमिकल बोलिए, सीमेंट बोलिए, इन सब में, जिससे कि वो यहाँ पर प्लान जो है किस तरीके से हम अडॉप्ट करेंगे इंडस्ट्री 4.0 प्रैक्टिस, वो यहाँ पर कर सके। ये उसमें IITs जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। देन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री हो गए, CMTI हो गए, ये यहाँ पर R&D में काफ़ी काम कर सकते हैं, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकें, है ना। रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती है और लोगों में क्रेडिबिलिटी आएगी कि नहीं, इंडिया के जो प्रोडक्ट है ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री एट 75 हो गया। बात करते हैं एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया की। तो अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, तो यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, अभी आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, इस पर सीधा UPSC मेंस में सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा क्वेश्चन। अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की गई। ये एम करता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 6% ऑफ GDP यहाँ पर पहुँचे। मतलब सोचिए कि हम इतना कम खर्च करते हैं हमारे एजुकेशन पर। राइट टू एजुकेशन अंटिल क्लास 12, एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट टू एजुकेशन। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है 2035 तक यहाँ पर आए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, 0 ड्रॉप आउट अंटिल क्लास 10। इक्विटेबल पार्टिसिपेशन जो है वो रहना चाहिए। इस पर आपको सेपरेट वीडियो जो है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लर्निंग आउटकम जो है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन वो यहाँ पर इम्प्रूव करना सक्सेसिव राउंड्स के लिए। देन यहाँ पर रियल एंड वाइबल अल्टरनेटिव पाथ जो है वो प्रोवाइड करना वोकेशनल एजुकेशन के लिए। क्योंकि क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी स्कूल में से लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है लेकिन जो स्किलिंग है वो नहीं बढ़ पा रही है। स्किल नहीं बढ़ेगी तो अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी, वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी। हायर एजुकेशन, यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अगर आप देखो तो वो यहाँ पर बढ़ाना है फ्रॉम 25 to 35%। हायर एजुकेशन को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स को इंक्लूड करना है कि वो भी पढ़े। एक्रीडेशन जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि क्वालिटी एश्योरेंस हो सके, क्वालिटी सही तरीके से हो रही, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पर रिसर्च एंड इनोवेशन भी हो सके, जैसे 3 में डाला गया ना, यहाँ पर गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो ना हो। एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो, कैसे होगी, जब स्किल इम्प्रूव होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूव होगी। अब देखिए क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हम नहीं दे सकते जब तक क्वालिटी टीचर्स ना हो, इसलिए क्वालिटी टीचर्स का रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिनिमम टीचर स्टैंडर्ड एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया लाना ज़रूरी है। इन सर्विस ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि भाई एक बार लग गए तो फिर टीचर लग गया, आप कोई उसको ज़रूरत नहीं अपडेशन की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है ना। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। टीचर की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ करना, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टीचर की वैकेंसीज़ के, वो अब्सेंटिज़म के, अब्सेंट रह रहे हैं उसको इम्प्रूव करना, मतलब स्ट्रिक्ट कर देना यहाँ पर, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। डेमोग्राफिक एडवांटेज अगर लेना है, डेमोग्राफिक एडवांटेज मतलब क्या, देखिए हमारे यहाँ पर पैदा होने से लेकर तो समझ लीजिए 80, 90, 100, हम 100 तक कंसिडर करते हैं, यहाँ तक के एज ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें से काम करने वाले लोग कितने हैं, तो समझ लीजिए 18, 14, 18 ही पकड़ते हैं हम, 18 से लेकर तो 60 साल तक के जो लोग हैं ये हम वर्किंग पॉपुलेशन गिनेंगे। ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी को। बाकी इनसे कम वाले जो है वो इन पर डिपेंडेंट है, इससे ज़्यादा वाले भी इन पर डिपेंडेंट है। मतलब क्या है, बाकी लोग लेते हैं, ये जो एज ग्रुप है ये देता है। और ये इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि इंडिया यंग पॉपुलेशन में आ रही है।
तो यहाँ पर ज़रूरत प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन ये हो रही है कि अगर समझ लीजिए जो 18 से 60 में से अगर 50% जो लोग हैं वो अगर हेल्थ उनको अच्छे से नहीं मिल पा रही है, खाना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है गरीबी की वजह से, देन आधे लोगों के पास, उसमें से आधे लोगों के पास अगर स्किल प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो ये लोग भी जो निर्भर बन जाएंगे, ये लोग भी डिपेंडेंट बन जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। कब हम ले पाएंगे? जब जितनी भी पॉपुलेशन है 18 से 60 के बीच में सभी अगर काम कर रहे हो, तो हम बोलेंगे हाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड हम सही तरीके से ले पा रहे हैं, है ना। तो ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं? एक तो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके, लेकिन अभी हम एजुकेशन का देख रहे हैं तो उसमें स्किलिंग देके, रीस्किलिंग देके, अप स्किलिंग करके, है ना। जो मतलब यहाँ पर क्या, फॉर्मली स्किल्ड लेबर उसको यहाँ पर सही तरीके से करना है। इंक्लूसिविटी जो है वो हमें बढ़ानी है। जो डिवीजन है जेंडर पर, लोकेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर, वो कम करना है। स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर आने हैं। जो इंटरनेशनली कंप्लायंट जो चीज़ें होती है उसको यहाँ पर हमें बेहतर करना बहुत ज़रूरी है ना। देन उसके बाद यहाँ पर जो इंटरनेशनली कंप्लायंस नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर बढ़ाना है। ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है उसको यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। जो NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें पॉलिसीज़ जो है उसमें देखने को मिलती है। जो NSQF है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है, कभी कभार सीधे स्टेटमेंट जो है वो आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है इसके बारे में आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि भाई ये 2013 जो है उसका हमें देखने को मिलता है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी क्वालिफिकेशंस होते हैं, डेटा, नॉलेज, एप्टीट्यूड, स्किल्स, वो सब यहाँ पर इसका देखने का काम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। क्वालिटी एश्योरेंस जो है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एश्योरेंस की क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है, स्किल जो है प्रॉपर तरीके से मिल रही है, जॉब जिस तरीके से मार्केट में ज़रूरत है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। फ्यूचर स्किल जो ज़रूरत है वो यहाँ पर प्रोवाइड करो। जर्नी अगर हम देखते हैं सिंस इंडिपेंडेंस, तो उसमें कई सारे हमें आता है कि मतलब फ्री इंडिया, रिलेटिव लो लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन हमें देखने को मिलता था। फिर धीरे धीरे जो लिटरेसी रेट है वो यहाँ पर बढ़ती गई। लिटरेसी रेट प्रेजेंटली स्टैंड 74.04%, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है लिटरेसी रेट के बारे में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो निकल कर आती है। अभी देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपको जो वेरियस, ये क्या बोलते हैं उसको, जो कमिटीज़ है एजुकेशन से रिलेटेड कमिटीज़, वो भी आपको अक्सर पूछ ली जाती है। तो हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारा कोर्स है उसमें जितनी भी कमिटीज़ आई है एजुकेशन से रिलेटेड वो हमने कवर की हुई है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ये एम्फेसिस देते हैं कि भाई क्रिएटिव पोटेंशियल रहना चाहिए हर इंडिविजुअल का, लर्निंग टू लर्न, है ना भाई। कैसे पढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम की हाँ प्रॉब्लम है, अरे सॉल्व कैसे करना है, क्रिएटिविटी कैसी लानी है, उस तरीके से करिकुलम हमारा रहना चाहिए। आर्ट, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज़, गेम्स, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहना चाहिए। इसलिए बाय 20 न्यू इंडिया जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा एजुकेशन सिस्टम को, जहाँ पर इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब यहाँ पर रहेगी, ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन। अब आते हैं हम लास्ट इस पर, सक्सेसफुल एंडेवर इन स्पेस। अब देखिए जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें इसरो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल, DRDO जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल ऐसे प्ले करते हैं। अब इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है ना। उसमें बिगिनिंग अगर हम देखते हैं तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है शुरू हुआ 1962 में विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। फॉर्मल बिगिनिंग हुआ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। एंड उसी के साथ यहाँ पर जो नाइक अपाचे हैं, ये जब यहाँ पर लॉन्च किया गया है ना तुम्बा से 1963, तब ये हाँ फॉर्मली अब आ गया है। बाद में तुम्बा जो है वो इंटरनेशनल साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी बना। ऐसा जो रॉकेट है लॉन्च किया गया अपर एटमॉस्फेरिक इसमें। एंड 69 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिला। अब 70s में जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है ये बिल्ड किए गए कि हम सीख रहे हैं कि भाई स्पेस जो है उसमें कैसे भेजा जाता है, कैसे रॉकेट्स बनाए जाते हैं, है ना। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा बोलिए जो लॉन्च किया गया 75 में। ये यहाँ पर भास्कर 1-2 बोलिए, 2 एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स थे जो रिच एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे थे। आज इंडिया जो है वो काफ़ी ऊपर है, मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया काम कर रहा है। इसरो ने काफ़ी सारी अचीवमेंट जो है वो कर ली है, इंक्लूडिंग चंद्रयान जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और चंद्रयान 2 में कुछ खामियाँ आई, कुछ फेलियर आया, तो फट से चंद्रयान 3 जो उसका यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलती है
एप्पल इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया यूरोपियन रॉकेट के द्वारा, वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा जून 81 में। आर्यभट्टा, 2 भास्कर ये लॉन्च किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर इंडिया का सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन पॉलिसी जो है वो भी देखने को मिलती है कि भाई पैसे भी खर्च नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। इसरो ने 2 सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट 70s में साइड बोलिए स्टेप बोलिए हमें देखने को मिले। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इंडिया का टेली कम्युनिकेशन के इसमें। इसरो ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 ये डेवलप किया, लॉन्च किया जुलाई 1980 में। इंडिया ने जो 6 कंट्रीज़ है जो जिनके पास कैपेबिलिटी है लॉन्च सैटेलाइट की, उनकी खुद की, उसमें इंडिया पहुंचा। बाद में इंडिया ने ASLV डेवलप किया, ज़्यादा कैपेबल लॉन्च व्हीकल। फिर उसके बाद INSAT-1 भी हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च 1983 में। इसने एक रिवोल्यूशन जो है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में लेकर आए, है ना। काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले। देन 1988 में IRS-1A देखने को मिला, फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट जो यहाँ पर अर्थ की इमेज ऑर्बिट से ले सकता था अच्छे तरीके से। देन उसके बाद आज अगर हम देखते हैं तो काफ़ी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में इंडिया काफ़ी एडवांस पहुंच गया है। सर्वे बोलिए, ओशन, एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन, सब में यहाँ पर काफ़ी आगे आ गया है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो INSAT-3DR है ना, ये देखने को मिला। देन उसके बाद सैटेलाइट GSAT बोलिए, तो ये सब देखने को मिले जो डिजिटल इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, कैंपेनिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। देन यहाँ पर लॉन्च व्हीकल जो इसरो के द्वारा लाई गई है, इसरो ने काफ़ी लॉन्च व्हीकल डेवलप किए, SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mark 3 जो हमें एडवांस वाला देखने को मिलता है ना। तो ये मतलब इंडिया ने काफ़ी लॉन्च व्हीकल, मतलब जिसमें लॉन्च किया जा रहा है, जिससे भेजा जा रहा है सैटेलाइट को स्पेस में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल रहा है। ये भी अच्छे तरीके से जो है वो हमने कई सारे वीडियोज़ में कवर किया हुआ है कि किस तरीके से लॉन्च व्हीकल काम करते हैं, GSLV, PSLV क्या डिफरेंस है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 2, ये 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज आता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन लो टेम्परेचर पर देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से कई सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमें देखने को मिली। मार्क 3 अगर हम देखते हैं तो 5th जनरेशन व्हीकल है जिसके 2 सॉलिड स्ट्रैप हमें देखने को मिलते हैं। सक्सेसफुल इंजेक्शन जो चंद्रयान 2 का वो हमें देखने को मिलता है ऑर्बिट में, है ना। इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कि भाई फिर से एक बार रॉकेट गया, फिर से वो आ गया, फिर से उसको यूज़ करो। तो इस तरीके से स्क्रैमजेट इंजन बोलिए, तो वेरियस जो स्ट्रॉन्ग इंजन्स है वो हमें इंडिया के देखने को मिलते हैं। इंडिया काफ़ी अच्छे स्थिति में अभी है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वो चीज़ अचीव की है, उसमें इंडिया जो है उसका भी नाम गिना जाता है। चंद्रयान 1 मिशन, ऑर्बिट मिशन बोलिए, मॉम, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 2 जिसने पूरी दुनिया से काफ़ी अटेंशन जो इंडिया की तरफ खींचा है। इसरो की जो रिस्पेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पर हमें होती हुई देखने को मिली है ना। तो इंडिया जो है 4th कंट्री बना है जिसने ल्यूनर सरफेस पर अपना भेजा है, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, जापान। बाद में चंद्रयान 1 जो है वो हमें देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स रहे हैं इसरो के जो हम इतने सारे गिना सकते हैं जिसकी हद नहीं है। देन उसके बाद चंद्रयान 2 मिशन हमें देखने को मिला 2019 का। भले वो जो हम लैंडिंग करने में सक्सेसफुल ना हुए हों, लेकिन स्टिल ऑर्बिट में हम लेके गए, उसकी भी काफ़ी अचीवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद हमें GPS एडेड GEO ये देखने को मिला, गगन, है ना। इसरो ने सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की है। उसी के साथ गगनयान प्रोग्राम हमें देखने को मिला जो अप्रूव हुआ 2018 में। ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाए। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर होता है योजना मैगज़ीन का, जो हम जनवरी 2021 की देख रहे हैं। तो ये 2021 की मतलब आपको मेंस जो है 2021 का उसमें, जो प्रीलिम्स है 2022 की उसमें, और मेंस जो है 2022 की उसमें, मतलब पूरे 2022 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए पूरी योजना मैगज़ीन कुरुक्षेत्र जो हम लाएंगे वो आपको हेल्प करने वाली है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक MM अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं हम अगले पार्ट में। जय हिंद।